हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जागृति क्लासेस लर्निंग ऐप पर। तो प्यारे बच्चों, चौथा चैप्टर अपन पढ़ रहे थे जिसका था विद्युत धारिता। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आज। क्या है भाई? आज अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक विद्युत धारिता। सब कुछ पढ़ चुके, संधारित्र पढ़ चुके। अब है आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण एवं ऊर्जा हानि। मैंने कहा एक संधारित्र एक गोला है। क्या है भाई? एक गोला है और ये कुचालक स्टैंड है। एक दूसरा गोला है, ये उसका कुचालक स्टैंड है। ये दोनों क्या है? कुचालक स्टैंड। ये क्या है? चालक गोले। इसकी त्रिज्या है, मान लो R1, इसकी त्रिज्या है R2, इसका विभव है V1, इसका विभव है V2, इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2। इस पे आवेश है Q1, इस पे आवेश है Q2। देखो Q बराबर CV होता है, तो मैंने Q अलग ले लिया, V अलग ले लिया, C अलग ले लिया, तीनों अलग अलग ले लिए। क्लियर? तीनों मैंने ले लिए अलग अलग। इस पे जो आवेश दिया सतह पर आएगा, और ये भी चालक है तो इसको जो भी आवेश होगा वो सतह पर आएगा। और आपको पता है C जो होता है वो कितना होता है गोले के लिए? 4πε0r। तो C जब अलग हुआ तो R भी अलग हो जाएगा, मैंने मान लिया। अब मैंने क्या किया? संयोजन। टॉपिक क्या है कि संयोजन है। क्या है भाई? संयोजन। तो वर्ड है संयोजन, तो करो भाई संयोजन। तो मैंने एक चालक तार से इनको जोड़ दिया। ये क्या है? चालक तार। अब क्या हुआ सुनिएगा। पहले इसका विभव V1 था, इसकी धारिता C1 थी, आवेश Q1 था। लेकिन जैसे ही मैंने इनको क्या क्या जोड़ा, तो अब क्या हो गया कि मान के चलो दो गांव आपस में जुड़ गए। एक गांव में ज़्यादा लोग रहते थे, एक गांव में कम लोग रहते थे। लेकिन अब गांव आपस में जुड़ गए। इस गांव में ज़्यादा जगह है, इसमें कंजस्टेड है, तो क्या होगा? गांव से लोग पलायन करेंगे। क्या करेंगे? पलायन करेंगे। तो यह आवेश को भी लगा कि अपन इस छोटे से एक गोले पर बहुत ठस ठस के रह रहे हैं और इधर खुली जगह पड़ी है, तो सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आवेश जो है मूव करेगा। जिधर भी जगह मिलेगी उधर मूव करेगा, और जिधर भी जगह मिलेगी उधर मूव करेगा। उसी प्रकार यहाँ पे भी आवेश मूव करेगा उच्च विभव से निम्न विभव। तो यहाँ मैं कहता हूँ आवेश उच्च विभव V1 से निम्न विभव V2 की ओर स्थानांतरित होता है। आवेश गया इधर। ठीक है भाई? और निश्चित रूप से यहां से पता चला V1 इज ग्रेटर देन V2। ठीक है? क्लियर? चलो ये भी ठीक है। अब इसकी कुछ कंडीशंस है। तो इसके देखो दो स्टैंडर्ड रूल्स है, वो ध्यान रखना। संयोजन के बाद क्या होगा, या संयोजन वो आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात, पुनर्वितरण के पश्चात क्या क्या होगा? दो चीजें याद रखना। पहला, संयोजन से पूर्व आवेश बराबर संयोजन के पश्चात आवेश। पूर्व आवेशों का योग बराबर है संयोजन के पश्चात आवेशों के योग के। एक तो ये नियम हो गया भाई। दूसरा, संयोजन के पश्चात दोनों चालकों का विभव
समान होगा। ये दो ऐसे टॉपिक है, ये दो ऐसे नियम है, इससे कितना कठिन से कठिन न्यूमेरिकल आ जाए आप कर सकते हो भाई। ठीक है, ये दो आपको तुरंत याद हो जानी चाहिए। संयोजन के बाद क्या दो चीजें होती है, एक तो दोनों का विभव समान हो जाता है और एक आवेश जो है वो बराबर रहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, तभी ये सिचुएशन है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब होगा जो होगा। देखो क्या हो रहा है। अब ये जो दोनों गोले हैं, सुनिएगा, जैसे मैंने इनको जोड़ा, इधर से इधर क्यू आवेश, इधर से इधर आवेशों का वितरण हुआ, तो इधर अब आवेश हो गया क्यू डैश, इधर हो गया क्यू टू डैश, इसका विभव हो गया वी, इसका विभव हो गया वी, क्योंकि वी समान हो जाएगा। इसकी धारिता है C1, इसकी धारिता है C2। आवेश और विभव चेंज होने से धारिता चेंज नहीं होती है। यहाँ तक तो हो गया भाई अपना, आगे की कहानी से अपने को कोई मतलब नहीं है। और ये सब कुचालक स्टैंड है, ये ठीक है अपनी जगह पे पड़े। अब अपने को करना है डेरिवेशन शुरू। पहला, पूर्व आवेश Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। पहले आवेश कितना था, Q बराबर CV, Q बराबर CV से Q1 कितना था, C1 धारिता थी, विभव कितना था V1। दूसरे का क्या था, धारिता C2 थी और विभव कितना था V2। अब Q1 डैश, इसकी धारिता C1 है और विभव कितना है V, इसकी धारिता अब भी C2 है, विभव कितना है V। क्लियर। तो यहाँ से अपन ने V बराबर कितना निकाला, C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। अब जब आप ये डेरिवेशन कर रहे हो तो इतिहास याद करते हैं। क्या याद करते हैं, इतिहास। इसमें ऊर्जा हानि है, तो इतिहास में ऊर्जा हानि अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, रेखीय, कौन सी पढ़ी थी, एक विमीय, या रेखीय नहीं बोल के क्या बोलते हैं, एक विमीय अप्रत्यास्थ टक्कर में ऊर्जा हानि। याद आए तो देखना, वो सारा डेरिवेशन कर रहे हैं और उसमें अपने ऊर्जा हानि पड़ी थी हाफ m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये u1 माइनस u2 का स्क्वायर या u1 स्क्वायर, क्योंकि u2 जीरो लेते थे, दूसरा पिंड स्थिर लेते थे, u1 माइनस u2 जीरो, और अपन जो पढ़ते थे उसमें ये u2 जीरो होता था, तो ये वाला पद जो है, ये वाला पद जीरो हो जाता था तो u1 स्क्वायर हो जाता था। u1 माइनस u2 है ये ध्यान से देखना भाई, u1 माइनस u2 का स्क्वायर है, u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर है, और जिसमें u2 जीरो होता था और अपना डेरिवेशन कुछ ये आता था। इतिहास याद करो भाई, इतिहास से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ऐसा बड़े बड़े विद्वान बोलते हैं। और मैं भी कह रहा हूँ कि जो इतिहास अपन ने पढ़ा है, जो पहले जो चीज़ें अपन ने पढ़ी है 11th क्लास में, वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वो यहाँ भी काम आएगी, और ये यहाँ पे काम जरूर आएगी, और ये काम आ रही है। क्या काम आ रही है कि अपना जो डेरिवेशन आएगा वो ऐसा ही कुछ आएगा, अपना जो डेरिवेशन है वो कुछ ऐसा ही काम आएगा। क्या आएगा, पहला अपन ने निकाल दिया V विभव, ठीक है भाई। अब इसका विभव V है, ठीक है, पहले इसका V1 था, अब इसका V2, और अपने को ये पता था कि V1 जो है V2 से बड़ा है, और अब जो V है वो इन दोनों के बीच की चीज़ है। क्लियर। तो अब अपन क्या करेंगे, विभव में परिवर्तन निकालेंगे। तो मैंने क्या कहा भाई, इसके विभव में कमी होगी तो गोले एक के विभव में कमी क्या होगी, V1 माइनस V, इसको मैं बोलूँ डेल्टा V1, क्या आएगा, V1 माइनस V का मान कितना है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपन C1 प्लस C2
आप कर सकते हो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये इधर मल्टीप्लाई किया C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2 बटा C1 प्लस C2, इसको मैंने कैलकुलेट कर लिया इस तरह से। V का मान ये रख दिया ना वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने इसको समीकरण 1 बोला, इसको समीकरण 2 बोला, इसको समीकरण 3 बोला, और इसको मैंने सीधा बोल दिया समीकरण 4। और डेल्टा V1 का मान है, और ज़्यादा समीकरण V1 इतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो क्या आ गया, C1V1 कैंसिल हो गया, तो C2 आ गया कॉमन, तो ये आ जाएगा V1 माइनस V2 C1 प्लस C2। क्लियर? ये आ गया समीकरण 5। यहाँ तक किसी को तकलीफ है तो बताओ भाई। अरे आपकी हर तकलीफ का सॉल्यूशन मेरे पास है भाई। किसी भी तरह की तकलीफ हो, छोटी बड़ी, आप बेझिझक मुझे बताइए, उस तकलीफ का जो सॉल्यूशन है, जो हल है, बड़ी शिद्दत से निकाला जाएगा भाई। किससे निकाला जाएगा? बड़ी शिद्दत से, ठीक है। तो गोले 1 के विभव में कमी। अब क्या है, गोले 2 के विभव में क्या होगी, वृद्धि जो होगी, वो वृद्धि निकालनी है। वो कितनी होगी? वो डेल्टा V2 होगी और V माइनस V2 होगी। कितना होगा? तो V कितना है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। जब इसको अपन करेंगे हल, तो आंसर आएगा, देखना कमाल। अब क्या होगा, तो अब जो होगा वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, C1V1 प्लस C2V2 और माइनस C1V2 और माइनस C2V2 और नीचे आ गया C1 प्लस C2। अब कुछ कट कटा रहा है, कटेगा। C2V2 से C2V2 गया, और अब यहाँ पे क्या बचा, C1 आया कॉमन, बचा V1 माइनस V2 अपॉन बट्टे में बचा C1 प्लस C2। बोलो भारत माता की जय। हो गया भाई। तो ये हो गया छठा। क्लियर? लग रहा था कठिन है, लेकिन देखो बड़े आसानी से हो रहा है, क्योंकि अपने इतिहास याद कर दिया ऊर्जा हानि का। जब 11th क्लास का डेरिवेशन आपके नोट्स में किया हुआ होगा, तो आप एक बार खोल के देखिएगा, आपको लग रहा है कि कुछ वैसा ही है। तो दोनों के विभव में कमी और दूसरे के विभव में वृद्धि जो है अपन ने ज्ञात कर ली, ठीक है भाई। भाई आपको ये देखो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आपको आवेश संरक्षण वाली समीकरण बनाई, उससे विभव आ गया बाद का। अब क्या है, पहला वाला का विभव V1 था, उससे घटेगा और इसका विभव बढ़ेगा, तो दोनों का एक और V1 माइनस V करना है और एक और V माइनस V2 करना है, और दोनों के आंसर आ जाएंगे। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ तक आप ध्यान से देखिए। फिर अपन अगला जो टॉपिक है, मतलब इसी का जो टॉपिक है ऊर्जा हानि, उसका जो एग्जैक्ट सूत्र है वो निकालेंगे, और इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त करेंगे। ऊर्जा हानि करेंगे। और आपको पता है कि हानि कब होती है? हानि हमेशा तब होती है जब पहले कोई चीज़ ज़्यादा हो और बाद में वो कम हो गई हो। तो हानि वाले केस में आप हमेशा याद रखना कि जो मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान से देखना, जब भी हानि होगी फिजिक्स में, तो इनिशियल माइनस फाइनल होता है। बाकी सब केसेस में, पूरी फिजिक्स में, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो ध्यान से इसको नोट करिए। फिर बढ़ते हैं अपन आगे। क्लियर? जल्दी से देखिए। जल्दी से देखिए भाई, इसमें कुछ नहीं किया। जो अपन ने पहला नियम लिया था आवेश संरक्षण, मतलब आवेश, पहले के आवेश का योग और संयोजन के बाद के आवेशों का योग बराबर होता है, उससे अपन ने ये डेरिवेशन किया और ये V आ गया। और आपको, ठीक है, तो ज़्यादा तकलीफ वाली बात नहीं है। अब बढ़ते हैं अपन आगे। ऊर्जा की हानि, ये सारी चीज़ें अपने काम आएगी, और जब आएगी, तो जब काम आएगी
तो इनको याद किया जाएगा, जैसे करण अर्जुन को भी याद किया गया था और फिर करण अर्जुन आए थे वापस। तो अब है ऊर्जा हानि। इस केस में ऊर्जा हानि की पढ़ें तो ऊर्जा हानि क्या है? जब चालक गोलों को तार से संयोजित किया जाता है, जब चालक गोलों को तार से संयोजित किया जाता है तो ऊर्जा की कुछ मात्रा ऊष्मा के रूप में, मात्रा तार में से ऊष्मा के रूप में क्षय हो जाता है, जिसे ऊर्जा हानि कहते हैं, जिसे ऊर्जा हानि कहते हैं। और आपको पता है, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था कि कुल ऊर्जा थी कितनी, बैटरी ने Q आवेश को V विभव तक लेके गई। बैटरी क्या किया कि Q आवेश को V विभव तक लेके गई। तो अपन ने कहा कि बैटरी ने कार्य किया QV, कितना कार्य किया QV। लेकिन जब कैपेसिटर के अंदर देखा तो ऊर्जा थी हाफ QV। तो ये हाफ QV कहाँ चला गया? ये बचा हुआ हाफ QV जो था ये ऊर्जा हानि थी। ये किस में थी? ऊर्जा हानि। और ये ऊर्जा हानि जो होती है किस रूप में होती है? ये होती है ऊष्मा के रूप में। किस रूप में होती है? ऊष्मा के रूप में। जब भी किसी तार में से आवेश जाएगा, जब भी किसी तार में से आवेश जाएगा तो हानि तो होनी है। तो यहाँ पे जो ऊर्जा हानि है वो किस रूप में होती है? वो ऊष्मा के रूप में होती है, तार में ऊष्मा के रूप में। अब संयोजन से पूर्व, संयोजन से पूर्व निकाय की ऊर्जा U1, या अपन इसको कह सकते हैं U डैश या U इनिशियल कह दो, U इनिशियल। तो क्या है? शुरू में पहले जब संयोजित किया उससे पहले क्या थे? दो चालक गोले थे, तो दोनों की ऊर्जा थी वो अपन निकालेंगे। तो देखा है ध्यान से, पहले गोले की हाफ C1 V1 विभव था, V1 स्क्वायर। दूसरे गोले की कितनी थी? हाफ, उसकी धारिता थी C2 और V2 का स्क्वायर। पहली समीकरण हो गई। अब क्या है? संयोजन के बाद, संयोजन किससे किया? संयोजन तार से। संयोजन के बाद निकाय की स्थितिज ऊर्जा या कुल ऊर्जा जो भी कहो वो हो गई U फाइनल। अब संयोजन के बाद जो है दोनों गोलों का विभव कितना हो गया था? V हो गया था। कितना हो गया था? V हो गया था। लेकिन धारिता विभव चेंज होने से चेंज नहीं होती है। तो हाफ C1 और ये हाफ C2 धारिताएं तो वही रहेगी, लेकिन अब विभव V स्क्वायर और विभव V स्क्वायर हो जाएगा 2। क्लियर? ठीक है। इसको UF को अपन अन्य शब्दों में क्या लिख सकते हैं? UF को अपन लिख सकते हैं हाफ V स्क्वायर कॉमन ले लिया और इसको लिख दिया C1 C2 लिख सकता हूं। और चूंकि या समीकरण 3 में V बराबर, V का मान भी अपन ने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 रखने पर, तो समीकरण 3 में रखें तो UF कितना आ जाएगा? हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये विभव है इसका स्क्वायर, और ये C1 प्लस C2। क्लियर? अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया। देखो यहाँ से हाफ C1 V स्क्वायर था, हाफ C2 V स्क्वायर था। मैंने क्या किया? हाफ और V स्क्वायर कॉमन ले लिया, C1 प्लस C2 हो गया। अब ये V जो है पहले निकाला हुआ है, V ये रहा अपने पास निकला हुआ, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो अपन ने क्या किया? V का मान C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 यहाँ पे रख दिया, इसका कर दिया होल स्क्वायर। अब करेंगे क्या? अब आपको दिख रहा होगा कि ये 2 बार है, घात 2 है पूरे की, ये 2 बार है और ये भी 2 बार है और ये 1 बार है। तो 1 बार से नीचे वाला 2 बार जो है कट जाएगा। तो अब जो आंसर आएगा वो अपन यहीं पे कर लेते हैं। इसको करता हूँ मैं ऊपर, अगले पेज में जाएंगे थोड़ी सी दिक्कत होगी इसलिए। UF बराबर हाफ
ये हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर, और नीचे C1 प्लस C2 दो बार आएगा और एक बार इधर कट जाएगा तो ये बचेगा 5। अब अपने को जो ऊर्जा हानि निकालनी है वो अपन अगले पेज पे निकालते हैं। ध्यान से रखना अपने पास क्या क्या है, सिचुएशन पता होनी चाहिए। तो ऊर्जा हानि, अतः ऊर्जा हानि। अब देखो बच्चों, ऊर्जा की हानि मैंने आपको बताया था, हानि कब होगी? हानि हमेशा तब होगी जब पहले ज़्यादा हो कोई चीज़ और बाद में कम हो। मान के पास चलो आपके पास 1000 रुपये थे, ठीक है, और आपको ड्रीम 11 में 500 रुपये का लॉस हो गया। क्लियर? तो पहले 1000 थे, अब 500 का लॉस हुआ, तो अब आपके पास बचे कितने? 500 रुपये। तो इनिशियल माइनस फाइनल होता है। तो इसको अपन ने नंबरिंग क्या चेक की थी? लास्ट नंबर 5 समीकरण में, है ना। तो ये हो गई समीकरण 6। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 व 5 से मान रखने पर, अब जब अपन मान रखेंगे तो डेल्टा U बराबर इनिशियल कितना था? हाफ C1V1 स्क्वायर हाफ C2V2 स्क्वायर, फाइनल जो था हाफ C1V1 C2V2 का होल स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, ये है 7। अब इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो बच्चों बड़ी ही कठिन होगी, पर कोई बड़ी बात नहीं है। क्या रखना है? धैर्य। जब भी इतना खतरनाक डेरिवेशन आए तो धैर्य रख के एक लंबी सांस लेनी है और सब सही हो जाएगा भाई। क्लियर? सब सही हो जाएगा। चलो, बहुत ही बढ़िया, शुरू करते हैं। डेल्टा U बराबर 1/2 C1 C2 कॉमन ले लिया, ठीक है। तो मैंने लिखा 1/2 C1 प्लस C2 कॉमन ले लिया। तो C1/C2 कॉमन ले लिया। तो अब क्या होगा? ध्यान से देखना, एक बार C1 इनसे पूरे से गुणा होगा, एक बार C2 इससे गुणा होगा। देखो ले लो, एक बार C1 गुणा हुआ तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 C1, एक बार C1 गुणा होगा तो C1 हो गया हाफ C1 C2 V2 स्क्वायर। अब C2 गुणा होगा तो हाफ तो नहीं आएगा क्योंकि हाफ कॉमन लिया जा चुका है, ये भी हाफ हट जाएगा यहाँ से। ध्यान से देखिए, हाफ मैंने ले लिया तो मैं इस हाफ को तो एक मोमेंट के लिए आपको हटाने की बताता हूँ, येलो से कर लेता हूँ। ये हाफ, ये हाफ, ये हाफ, और ये C1 प्लस C2 बाहर आ गया। तो जब C1 C2 बाहर आया तो इससे गुणा होगा। कैसे गुणा होगा? एक बार C1 गुणा हो गया इससे, एक बार C1 इससे हो गया। अब देखिए, अब C1 V1 स्क्वायर और C2 V2 स्क्वायर है। अब एक बार C2 गुणा हो जाएगा तो C2 इससे हो जाएगा और ये C2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर? अब बचा माइनस। अब इसको खोल देंगे तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2, खोल दिया ना भाई इसको, प्लस वाले सूत्र से। a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो कोई खतरनाक नहीं है। इसके बाद आप गणना स्वयं भी कर सकते हो, स्वयं करें, मेरे हिसाब से तो खुद करें तसल्ली से बैठ के। एक बार खुद करोगे सब बैठ जाएगा दिमाग में। हाफ 2 C1 प्लस C2 ये ले लिया था अपन ने कॉमन। अब इसको खोल देते हैं पूरा। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 C1 V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 V1 V2 खत्म। क्लियर? C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर समाप्त। बचे कितने पद? पद कितने बचे भाई? देखो, एक पद, दो पद और तीन पद।
3 पदों में देखिए क्या जादू हो रहा है। डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा चला गया क्योंकि ये एक्चुअल में लंबा है ही। अब क्या बचा, C1 C2 कॉमन ले लो। C1 C2 मैंने कॉमन लिया तो आया V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। तो अब आपको डेल्टा यू दिख गया होगा। C1 C2 ये हाफ आगे ले लिया अपॉन C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर और ये हो गया अपना ऊर्जा हानि का सूत्र। डेल्टा यू हाफ C1 C2 अपॉन ये C1 है और ये C2 है। C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये उसी प्रकार है, ठीक उसी प्रकार है जैसे गतिज ऊर्जा हानि का सूत्र अपन पढ़ते हैं। नंबरिंग वंबरिंग डाल देना, 7 हो गया और मैंने लिख दी इसको 8। ये कितना था, हाफ, जो अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, M1 M2 M1 प्लस M2 U1 माइनस U2 का होल स्क्वायर। देखो सेम तरीका है। फॉर्मेट देखो, फॉर्मेट आपको फॉर्मेट देखना है, आपको ये नहीं देखना वहाँ क्या है M मास स्थिर, मास की जगह यहाँ क्या है धारिता। मास नियत था, यहाँ धारिता नियत है। वहाँ वेग अलग अलग थे, यहाँ पे क्या है विभव अलग अलग है। बस आंसर आ गया। तो डेल्टा यू जो ऊर्जा की हानि है उसका सूत्र जो है अपने को पता चल गया। ऊर्जा हानि का सूत्र जो अपने को प्राप्त हुआ वो इतना प्राप्त हो चुका है भाई। क्लियर? ठीक है, अब आगे थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं। अब यदि V1 बराबर V2 हो, ये जब दोनों बराबर हो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो डेल्टा U बराबर कितना हो जाएगा 0। अगर दोनों का विभव, दोनों गोलों का विभव पहले ही बराबर होता तो क्या होता? तो क्या होता भाई? तो कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता मतलब जब दोनों का विभव बराबर है तो आवेश उच्च विभव से निम्न विभव जाना चाहता है, लेकिन विभव समान है तो आवेश जाएगा ही नहीं। तो फिर आवेश जाएगा ही नहीं तो आवेशों का पुनर्वितरण होगा ही नहीं, और जब आवेशों का पुनर्वितरण होगा ही नहीं तो ऊष्मा की हानि होगी नहीं, तो ऊष्मा की हानि होगी ही नहीं तो ऊष्मा में परिवर्तन या ऊष्मा हानि कितनी होगी? 0 होगी। तो बच्चों ये जो था बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था इस चैप्टर का और ये आज समाप्त हुआ। तो इसी के साथ आज की क्लास बच्चों हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ। ये पूरा चैप्टर जो है अपना समाप्त हो चुका है। एक छोटा सा टॉपिक है वो भी करा देता हूँ लगे हाथ, ठीक है? यहाँ तक आप एक बार नोट करिए, एक छोटा सा टॉपिक बचा है वो भी लगे हाथ करा देता हूँ। थ्योरी आज कंप्लीट कर देंगे अपन। थ्योरी आज कंप्लीट हो जाएगी, यहाँ तक आप जल्दी से एक बार नोट करिए। अगली क्लास में न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे भाई, ठीक है? तो आप एक बार न्यूमेरिकल जो बुक में दिए हुए वो भी एक बार देख जरूर लेवे। ये के बाद ख़त्म, आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने सिर्फ ऐसे ही बताया था आपको। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। अब बढ़ते हैं आगे। एक टॉपिक या एक परिभाषा छूट गई थी, उपांत प्रभाव। क्या है भाई उपांत प्रभाव? प्लेटों के किनारों पर
समांतर प्लेट संधारित्र में जो प्लेटें होती है ना, किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण वहां विद्युत क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिकर्षित करती है। क्या करती है भाई? प्रतिकर्षित करती है। प्रतिकर्षित करती है या परस्पर प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती है। क्या हो जाती है? वक्रीय हो जाती है। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है प्रतिकर्षित होकर क्या हो जाती है भाई? वक्रीय हो जाती है। और किनारों पर विद्युत क्षेत्र असमान हो जाता है। इस प्रभाव को उपांत प्रभाव कहते हैं। जिसे नगण्य माना जा सकता है। अब यहां देखिए उपांत का क्या मतलब है। उप धन अंत, मतलब अंत मतलब किनारों पर। किनारों पर जो है असमान विद्युत क्षेत्र की उपेक्षा करके उसको समान माना जा सकता है। अगर इसका चित्र देखें तो देखो, ये एक प्लेट है, दूसरी प्लेट है। यहां तो विद्युत क्षेत्र इस तरह से होगा, क्लियर। लेकिन किनारों पर विद्युत क्षेत्र अधिक होने के कारण ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? इस तरह से वक्रीय हो जाती है। क्या हो जाती है? वक्रीय हो जाती है। इसे क्या कहते हैं भाई? उपांत प्रभाव कहते हैं। लेकिन इस उपांत प्रभाव को अपने 12वीं लेवल तक नगण्य माना जा सकता है। तो वापस देखिए, प्लेटों के किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण, किनारों पर पृष्ठ आवेश घनत्व अधिक होने के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है परस्पर प्रतिकर्षित होकर वक्रीय हो जाती है। क्या हो जाती है भाई? सीधी सीधी बात है, पहले तो है सिग्मा अधिक, तो विद्युत क्षेत्र रेखा वो भी अधिक। जब वो अधिक हो जाएगी तो क्या होगा? आपस में प्रतिकर्षण, और प्रतिकर्षण से क्या हो जाएगी? ये वक्रीय, और वक्रीय होने से क्या हो जाएगा? ई जो है असमान हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया। सिग्मा, ये क्या लिखा है? सिग्मा किनारों पर, शुरू करना किनारों से। किनारों पर सिग्मा अधिक, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक, प्रतिकर्षण होगा तो रेखाएं वक्री हो जाएगी और विद्युत क्षेत्र जो है वो हो जाएगा असमान। तो ये उपांत प्रभाव जो है इसकी परिभाषा समाप्त हुई। क्लियर भाई? तो देखो एक और चीज बता दूं इसी के साथ, लगे आज जब पढ़ ही रहे तो नोट। देखो जहां जहां कॉर्नर है वहां वहां पे सिग्मा अधिक होगा, तो मैं कह सकता हूं सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती त्रिज्या। नोट, मतलब जहां त्रिज्या कम होगी सिग्मा उतना ज्यादा होगा। यहां देखो इस कॉर्नर पे, देखो आप बताओ इसकी त्रिज्या अधिक है या इसकी? तो आप कहोगे सर निश्चित इसकी त्रिज्या यहाँ होगी, इसकी यहाँ अधिक होगी। मतलब जो जितना कर्व में होगा उसकी त्रिज्या उतनी ही दूर होगी, और जो कर्व जितना छोटा होगा उसकी त्रिज्या, तो देखो इसकी त्रिज्या कम होगी, ठीक है, इसकी कम होगी तो इसमें सिग्मा ज़्यादा होगा। इसकी त्रिज्या ज़्यादा है तो इसमें सिग्मा क्या होगा? बहुत कम होगा। व्युत्क्रमानुपाती है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे आवेश बहुत ज़्यादा होगा, क्लियर। फिर यहाँ दूर दूर होगा, ऐसे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जहाँ नुकीला सिरा आए, कॉर्नर आता है, कॉर्नर या नुकीला, नुकीला सिरा या कॉर्नर पर सिग्मा अधिक होता है। ये याद रखना भाई, सिग्मा अधिक
होता है। कभी कभी इससे रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं कंपटीशन में। तो आप इस चित्र के हिसाब से देखना कि जहाँ जहाँ सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती आर, तो जहाँ त्रिज्या कम होगी वहाँ सिग्मा बहुत ही अधिक होगा। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। अगली क्लास में फिर मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ। तब तक जितने आपको डेरिवेशन करवाए हैं उनको अच्छे से भली भांति याद करें आप, और न्यूमेरिकल के लिए जितने भी फॉर्मूले इस चैप्टर में अभी तक जितने भी आ चुके हैं, अपन पढ़ चुके हैं, किताब के पीछे दे रखे हैं। आप जितने भी फॉर्मूले आपके टिप्स पे होने चाहिए, सारे फॉर्मूले आपको भली भांति याद होने चाहिए। तो इसी के साथ गुड नाइट, धन्यवाद।